हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया और ये पहला इनिशिएटिव था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल और रेगुलेट करेगा इंग्लिश कंपनी को। दैट मीन्स कि इंग्लिश कंपनी इससे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेट या कंट्रोल नहीं की जा रही थी। इंग्लिश कंपनी की गवर्निंग बॉडी जो थी दैट वाज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन लंदन। ये लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है। दिस वाज ए गवर्निंग बॉडी। ये बॉडी गवर्न कर रही थी किसको? इंग्लिश कंपनी को, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में थी। ये कंपनी इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। इसके 3 हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, सदर्न हेडक्वार्टर मद्रास में है और ईस्टर्न हेडक्वार्टर बंगाल में है। तीनों जगह पे आपको गवर्नर देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि यहां पर बॉम्बे में भी गवर्नर था इस कंपनी का, मद्रास में भी गवर्नर था इस कंपनी का, इसके अलावा बंगाल में भी इस कंपनी का गवर्नर आपको देखने को मिलेगा। बट दे वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट थे इंडिया में। और इनकी अथॉरिटी कौन थी? ये तीनों के तीनों गवर्नर जो हैं, इनकी गवर्निंग बॉडी जो है वो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी इसकी डायरेक्शन पे ये काम किया करते थे तीनों गवर्नर्स। दैट मीन्स कि इंडिया में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी इंग्लिश कंपनी की। ये याद रखना है कि यहां पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी इंडिया में नहीं है। दैट मीन्स कि इंग्लिश कंपनी की सेंट्रल अथॉरिटी आपको लंदन में देखने को मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग थे जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। अब देखिए 1765 आपको याद होगा, ये वाला ईयर जिस टाइम पे शालम सेकंड ने बंगाल की दीवानी राइट्स जो हैं इंग्लिश कंपनी को साइन करके दिए थे। तो ये 1765 से लेकर के 1772 तक इंग्लिश कंपनी ने बंगाल के रिसोर्सेज जो हैं वो प्लंडर किए, लूटे विदाउट एनी सेंसिटिविटी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा करप्शन बंगाल में किया है इंग्लिश कंपनी के सर्वेंट्स ने, इंग्लिश कंपनी के ऑफिशियल्स ने, कि यहां पर आपको 1770 में बंगाल में एक ग्रेट फेमाइन देखने को मिलेगा। ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल। बंगाल में फेमाइन आ गया इन 1770। इस फेमाइन के चलते आपको देखने को मिलेगा दैट 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल वाइप्ड आउट। ठीक है, यानी 1/3 पॉपुलेशन, 1/3 जनसंख्या जो है वो खत्म हो जाती है बंगाल की। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में, इन सर्कमस्टांसिस को कंट्रोल करने के लिए इंग्लिश कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने 1 मिलियन पाउंड का लोन मांगने के लिए जाती है। देखिए, जो करप्शन हुई थी वो करप्शन कंपनी के ऑफिसर्स ने की थी, वो उनका पर्सनल ट्रेड था। दैट मीन्स कि कंपनी के अकाउंट में उतना पैसा बचा नहीं। ठीक है, क्योंकि कंपनी के ऑफिशियल्स का वो प्राइवेट ट्रेड था, पर्सनल ट्रेड था, इसलिए जो भी उन्होंने करप्शन की थी वो पर्सनली खुद के लिए की इन्होंने। इसलिए कंपनी को इस टाइम पे इस सिचुएशन को कर्ब करना था, कंट्रोल करना था, इसलिए वो पहली बार 1 मिलियन पाउंड लोन मांगने के लिए जाती है इंग्लिश पार्लियामेंट के सामने। इंग्लिश कंपनी 1 मिलियन पाउंड का लोन मांगने के लिए जाएगी ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो इससे पहले म्यूट स्पेक्टेटर के रूप में आपको देखने को मिलेगा कि जो भी बंगाल में प्लंडरिंग हो रही है वो देख रहे थे और उनके पास में कोई मौका नहीं था कि किस तरीके से वो इंग्लिश कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करें। पहली बार जब इंग्लिश कंपनी लोन मांगने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने जाएगी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को मौका मिलेगा कि अब इंग्लिश कंपनी जो इंडिया में है उसको वो कंट्रोल भी करेंगे और रेगुलेट भी करेंगे। इसलिए वो यहाँ पर 1 मिलियन पाउंड का ये लोन जो है वो इशू कर देते हैं इंग्लिश कंपनी को और साथ में ही वो एक कानून बनाते हैं जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, ताकि वो इंग्लिश कंपनी को यहां से आगे इंडिया में रेगुलेट करें। सो दिस वाज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, तो देखिए पहले सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है और इंडिया में इंग्लिश कंपनी जो थी इससे पहले वो एक कमर्शियल बॉडी थी। अंग्रेज उसे अभी तक मान रहे थे कमर्शियल बॉडी जो कि ट्रेड करने के लिए इंडिया में आई है। ठीक है, अभी तक ये कमर्शियल बॉडी थी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। ठीक है, और ना ही ब्रिटिश पार्लियामेंट, ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर रही थी इस कंपनी को। दैट मीन्स दिस कंपनी वाज रेगुलेटेड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्हिच वाज द गवर्निंग बॉडी ऑफ दिस इंग्लिश कंपनी। ऐसे में ये जब कानून पास होगा 1773 में, जिस टाइम पे बंगाल में आपको डुअल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। बंगाल में डुअल गवर्नमेंट यानी डबल गवर्नमेंट चल रही थी। डुअल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि बंगाल में एट द सेम टाइम देयर वर 2 अथॉरिटीज। एक तरफ आपको नवाब देखने को मिलेंगे और दूसरी तरफ आपको इंग्लिश कंपनी देखने को मिलेगी। 2 सरकारें चल रही थी।
नवाब क्या कर रहे थे? नवाब निजामत देख रहे थे। निजामत मीन्स कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रिमिनल जस्टिस को देख रहे थे, और वहीं पर इंग्लिश कंपनी दीवानी राइट्स उसके पास में थे, यानी लैंड रेवेन्यू इंग्लिश कंपनी कलेक्ट कर रही थी। अल्टीमेटली 1765 में जब मीर जाफर की डेथ हो जाती है, उस टाइम पे ये निजामत के राइट्स भी जो थे, जहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिमिनल जस्टिस को मतलब यहाँ का नवाब देख रहा था, तो नवाब से एग्रीमेंट साइन करके इंग्लिश कंपनी ने वो राइट्स भी ले लिए, क्योंकि नवाब ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिमिनल जस्टिस देख रहा था अपने एक ऑफिसर के थ्रू देखता था, जिसका नाम था डेप्यूटी सूबेदार। तो इंग्लिश कंपनी यहाँ पर नजमुद्दौला जो कि मीर जाफर का लड़का था, ठीक है, उसके साथ में एग्रीमेंट साइन करती है, जिसमें वो कहती है कि हमें पावर दे दो कि हम डेप्यूटी सूबेदार को अपॉइंट भी कर सके और डिसमिस भी कर सके। तो ये डेप्यूटी सूबेदार वो ऑफिसर है जो बंगाल का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिमिनल जस्टिस देखा करता था। तो देखिए ये है इंग्लिश कंपनी और नवाब दोनों बंगाल में एक साथ में रूल कर रहे थे, तो इसे कहा जाता है डुअल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले जब ये कानून आएगा रेगुलेटिंग एक्ट, तो सबसे पहले ये डुअल गवर्नमेंट वाज एबॉलिश्ड, दिस डुअल गवर्नमेंट वाज एबॉलिश्ड, इसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि इसी डुअल गवर्नमेंट के कारण बंगाल में माल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। इसलिए अब लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आपको बंगाल में देखने को मिलेंगे, लेकिन इससे पहले जो कमियां थी उनको दूर किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इंडिया में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, सेंट्रल अथॉरिटी लंदन में थी। तो अब यहां पर पहली बार इंडिया में कोई सेंट्रल अथॉरिटी दी जाएगी। दैट मीन्स कि इंडिया में इंग्लिश कंपनी का एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, स्पेशल ऑफिसर हु वुड एक्ट एज सेंट्रल अथॉरिटी इन इंडिया। यही ऑफिसर इंडिया में सेंट्रल अथॉरिटी का काम करेगा, और इसे डेजिग्नेट किया जाएगा किस नाम से? ही वुड बी रिगार्डेड एज और डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल होगा ये बंगाल का, ठीक है। तो पहला गवर्नर जनरल जो बंगाल का बना, वो इससे पहले गवर्नर ही था बंगाल का, लेकिन इससे पहले बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर एक दूसरे से इंडिया में इंडिपेंडेंट थे। इनकी अथॉरिटी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लंदन में थी। यहां पर क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर को ही बॉस बना दिया गया, मद्रास के गवर्नर का भी और बॉम्बे के गवर्नर का भी। दैट मीन्स सेंट्रल अथॉरिटी जो होगी इंडिया में, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगी, ठीक है। दैट मीन्स पहले जो गवर्नर था बंगाल का, वॉरेन हेस्टिंग्स, उसी को ही यहां पर गवर्नर जनरल बंगाल का बनाया गया। तो यहां पे वो स्पेशल ऑफिसर जो बना वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये पहले गवर्नर था इस टाइम पे, 1772 से 1773 तक ही वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल, और 1773 से 1785 तक ये गवर्नर जनरल बनेगा बंगाल का। तो सबसे पहले एक सेंट्रल अथॉरिटी इंडिया में क्रिएट की गई, ठीक है। अब देखिए, पहले जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर इंडिपेंडेंट थे, अब वो सबॉर्डिनेट होंगे बंगाल के गवर्नर के, ठीक है। दैट मीन्स दे वर सबॉर्डिनेटेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अब सेंट्रल अथॉरिटी इंडिया में आ गई। दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगा कि पहली बार इंग्लिश कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट कुड बी सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट मीन्स पहली बार रेगुलेट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट, कंट्रोल करेगा इंग्लिश कंपनी को फर्स्ट टाइम। दैट मीन्स कि ये कानून जो बनाया गया है, ये बनाया गया है बंगाल में बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देने के लिए, ठीक है। यानी जो माल एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल में चल रहा था उसको कैसे करेक्ट किया जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए, इस चीज के लिए ये कानून लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को पहली बार मौका मिला इंग्लिश कंपनी को अपने अधीन करने का, उसको रेगुलेट करने का, उसको कंट्रोल करने का, ठीक है। तो देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल एंड रेगुलेट करेगा इंग्लिश कंपनी को, पहली चीज ये। दूसरी, हमने कहा कि इंडिया में उनको पहली बार सेंट्रल अथॉरिटी मिली, और एक और चीज आपको याद रखनी है कि कंपनी जो पहले एक ट्रेडिंग बॉडी थी, कमर्शियल बॉडी थी, इस इंग्लिश कंपनी को पहली बार कहा गया कि इनके फंक्शंस जो होंगे इंडिया में वो पॉलिटिकल भी होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव भी होंगे। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द इंग्लिश कंपनी इन इंडिया वर रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले इंग्लिश गवर्नमेंट इस कंपनी को क्या मान रही थी? बाहर से। अंदर से उनका जो आपको इंटेंशन देखने को मिलेगा वो तो पहले से ही यहां पर इंपायर बनाने का था, लेकिन बाहर से ब्रिटिश पार्लियामेंट इस कंपनी को एक ट्रेडिंग बॉडी, एक कमर्शियल बॉडी के रूप में देख रहा था। पहली बार उसे क्या किया गया? उसके पॉलिटिकल राइट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स जो उसके फंक्शंस हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया इंडिया में। अब हम बात करते हैं कि इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं, जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके फीचर्स क्या क्या हैं। अगर इतना क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं।
तो इसके फीचर्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑफिसर को गवर्नर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है वॉरेन हेस्टिंग्स होंगे पहले ऐसे ऑफिसर, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। दैट मीन्स ही वुड बी द सेंट्रल अथॉरिटी इन इंडिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो सेंट्रल अथॉरिटी बने, इनिशियली हु वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल, नाउ ही वाज एलिवेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल बंगाल का इसलिए क्योंकि उनके कंट्रोल में जो कोई इंडिया का टेरिटोरियल प्रोविंस था वो बंगाल ही था। इससे पहले आप देखेंगे कि चाहे सदर्न इंडिया में या वेस्टर्न इंडिया में कंपनी थी, तो यहाँ पे कोई टेरिटोरियल इतना बड़ा एरिया इनके अंडर में था नहीं कि हम कहें। हालांकि उन्होंने यहाँ पर फ्रेंच कंपनी को एलिमिनेट जरूर किया था, लेकिन उनके टेरिटोरियल कंट्रोल में बंगाल आ गया था, पर्टिकुलरली आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में जो उनका हेडक्वार्टर है बॉम्बे, विच वाज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पोर्तुगीज। पहले ये पोर्तुगीज के ऑक्यूपेशन में था। 1662 में चार्ल्स सेकंड की जब कैथरीन के साथ में शादी हुई थी, कैथरीन हु वाज द प्रिंसेस ऑफ पोर्तुगाल, उसके बाद में डाउरी में चार्ल्स सेकंड हु वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड ही गॉट बॉम्बे in 1662. Later in 1668 it was handed over to English company for maintenance. तो बॉम्बे जो कि पहले पुर्तगालियों के पास में था, ठीक है, पुर्तगालियों ने 1662 में ये डाउरी में गिफ्ट में दे दिया किसको? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को। जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड ने पुर्तगाल की प्रिंसेस कैथरीन के साथ में शादी की। अब 1668 में चार्ल्स सेकंड ने बॉम्बे इंग्लिश कंपनी को मेंटेन करने के लिए दे दिया कि आप इंडिया में हो तो बॉम्बे को मेंटेन करो। बॉम्बे उनके पास में है, मद्रास में उनका कंट्रोल देखने को मिलेगा, यहां पर भी उनकी फैक्ट्री देखने को मिलेगी, लेकिन टेरिटोरियली बंगाल उनके कंट्रोल में है। तो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था, ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, बंगाल के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर किस तरह से कंट्रोल करना है। तो इंग्लिश कंपनी यहाँ पर है, तो इंग्लिश कंपनी को भी अब बेटर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ये चाहता है इस टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब देखिए गवर्नर जनरल जो है बंगाल के इस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग्स बनेंगे। और वॉरेन हेस्टिंग्स अब इतने बड़े प्रोविंस के, अगर हम बंगाल की प्रोविंस की बात करें, इट वाज ज्योग्राफिकली ए वेरी लार्ज प्रोविंस। बंगाल की अगर हम बात करें ज्योग्राफिकली एक बहुत बड़ा प्रोविंस था, तो एक इंसान के लिए इसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखना इतना मतलब पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसे एक काउंसिल दिया गया 4 मेंबर्स का। ही वॉज गिवन ए काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स, काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स, 4 मेंबर्स दिए गए। ठीक है, ये मेंबर्स क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे, इसको सहायता करेंगे, ठीक है, किस तरह से बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाए उस चीज के लिए। ये पूरी बॉडी यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड हिज 4 मेंबर्स, ये पूरी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो 4 मेंबर्स की, इस बॉडी को कहा जाता है गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। दिस इज गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसमें गवर्नर जनरल खुद और उसके सबऑर्डिनेट में एक काउंसिल है 4 मेंबर्स की, ये आगे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसका काम क्या है? इंडिया में बंगाल जहां पर इंग्लिश कंपनी है, ठीक है, दूसरी जगह भी है, लेकिन बंगाल टेरिटोरियली अब उनके अंडर आ गया है, तो बंगाल में करना क्या है, किस तरह से पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है और एग्जीक्यूट करना है, ये डिसाइड करेगी ये बॉडी। टू फॉर्मुलेट एंड एग्जीक्यूट पॉलिसी, ठीक है, तो किस तरह से पॉलिसीज जो भी होंगी उनकी इंडिया के लिए, पर्टिकुलरली इस टाइम पे बंगाल है तो उसके लिए जो भी पॉलिसी होगी यही बनाएंगे, फॉर्मुलेट भी यही करेंगे और एग्जीक्यूट भी यही करेंगे। किस तरह से ये काम किया जाएगा, वो तरीका कैसे होगा। अब ये गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी ये करेगी किस तरह से काम, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रपोजल होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रपोजल होंगे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, वो ये गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिस्कस करेगी। पहले डिस्कस करने के बाद में क्या होगा, वोटिंग होगी, और वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी के आधार पर ही कोई भी जो प्रपोजल होगा वो पास होगा। और आपको देखने को मिलेगा कि अगर 4 लोग हैं काउंसिल मेंबर्स, तो 4 में से जब 3 एक तरफ होंगे तब जाकर के कोई भी प्रपोजल जो है वो पास होगा। और इन केस ऑफ इक्वली डिवाइडेड ओपिनियन, अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे कि एक तरफ भी 2 मेंबर्स और दूसरी तरफ भी 2 मेंबर्स हो जाएंगे, ऐसे सर्कमस्टांसेस में गवर्नर जनरल हैड द पावर टू कास्ट हिज वोट टू रिजॉल्व दैट डेडलॉक। तो इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नर जनरल भी अपना वोट डाल सकता था ताकि वो प्रपोजल पास कर सके। ही हैड द पावर टू कास्ट वोट, वोट ये कर सकता था टू रिजॉल्व डेडलॉक, ऐसे डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए,
ठीक है, तो हो गया सबसे पहली चीज कि बंगाल का गवर्नर जो है उसको एलिवेट करके बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। हो गया। गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स थे, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इन्हीं को गवर्नर जनरल बंगाल का बनाया गया। इन्हीं के अधीन अब आपको मद्रास का गवर्नर भी और बॉम्बे का गवर्नर भी देखने को मिलेगा। दैट मीन्स फॉर द फर्स्ट टाइम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंग्लिश कंपनी इन इंडिया कुड बी सीन। ठीक है, तो ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, अकेले गवर्नर जनरल जो है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख सकता, इसको 4 मेंबर्स का एक काउंसिल दिया गया और ये जो भी प्रपोजल बनाएंगे उसके ऊपर डिस्कशन होगी। उसके बाद में प्रपोजल पास करने के लिए मेजॉरिटी वोट के आधार पर ही कोई भी प्रपोजल पास होगा। इक्वली डिवाइडेड ओपिनियन होगी, तो ऐसे में गवर्नर जनरल भी अपना वोट देकर के उस डेडलॉक को रिजॉल्व कर सकता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में कहा गया कि जो भी सर्वेंट्स हैं इंग्लिश कंपनी के इंडिया में, वो अब कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। इंग्लिश कंपनी के सर्वेंट्स जो भी हैं वो कोई भी प्राइवेट ट्रेड, इससे पहले दे वर अलाउड इन इंडिया टू कैरी आउट देयर प्राइवेट ट्रेड, बट नाउ दे वर प्रोहिबिटेड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। तो देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंग्लिश कंपनी या इंग्लिश इंडिया कंपनी, कुछ भी कहिए इसे, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दे वर प्रोहिबिटेड टू कैरी आउट देयर प्राइवेट ट्रेड। अब वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, दैट मीन सर्वेंट्स ऑफ इंग्लिश कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट प्रेजेंट्स, जो गिफ्ट्स हैं वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ब्राइब्स भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। किसके हाथों से? यहाँ के नेटिव्स, जो इंडिया के बंगाल के जो लोग हैं उनके हाथों से ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। प्रेजेंट्स एंड ब्राइब्स, प्रेजेंट्स हो गए गिफ्ट्स और ब्राइब हो गई रिश्वत। ठीक है, ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो पहली बार उनके प्राइवेट ट्रेड के ऊपर भी कंट्रोल किया गया। अब देखिए क्या होगा यहाँ से आगे। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा कैलकाटा में टू डिसाइड केसेस कंसर्न्ड विद ब्रिटिश नेशनल्स इन इंडिया। ठीक है, तो पहली बार कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा इसी कानून के जरिए 1774 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा was established in the year 1774 according to this act। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किस लिए? टू डिसाइड केसेस कंसर्न्ड विद ब्रिटिश नेशनल्स, यानी ब्रिटिश सिटीजन्स जो हैं इंडिया में, उनसे रिलेटेड जो भी केसेस होंगे, ठीक है, वो डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, यही सुप्रीम कोर्ट आगे चल करके फेडरल कोर्ट के रूप में इसको बदला जाता है, लेकिन वो 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है उसके जरिए किया जाता है। एंड दैट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज द प्रीकर्सर ऑफ प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि ये सुप्रीम कोर्ट इंडिया के इस टाइम के सुप्रीम कोर्ट का प्रीकर्सर नहीं था। दिस वाज जस्ट टू डिसाइड द केसेस कंसर्न्ड विद ब्रिटिश नेशनल्स। एंड सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, कैलकाटा में जो सुप्रीम कोर्ट जो कि 1774 में इस्टेब्लिश किया गया, इसमें कहा कि 1 चीफ जस्टिस होगा। ठीक है, 1 चीफ जस्टिस, और इस चीफ जस्टिस के साथ साथ में 3 अदर जजेस होंगे, 3 अदर जजेस होंगे। और पहले चीफ जस्टिस जो बने सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के, हिज नेम वाज सर एलिजा इम्पी। सर एलिजा इम्पी, ही बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। ये आ गया एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद में कंपनी को तो अच्छे से कंट्रोल कर रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट, लेकिन इस कंपनी का बॉस इससे पहले कौन था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिनके बारे में हमने पहले भी बात की। अब इनको कैसे रेगुलेट किया जाए, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा। तो नेक्स्ट पॉइंट इन्हीं के लिए होगा। कहा गया कि इनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो होगी, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, उसके ऊपर एक कैप लगाई दी गई। दैट मीन्स देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कैन नॉट एक्सीड 24 अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाएं तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नंबर, इन मेंबर्स का नंबर 24 ही रहेगा। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ये गवर्निंग बॉडी है। इसमें मेंबर्स देखने को मिलेंगे। कौन मेंबर्स होंगे? हु आर द इन्वेस्टर्स ऑफ दिस कंपनी। लेकिन ये जो बॉडी जो गवर्न कर रही है किसको? इंग्लिश कंपनी को। यही बॉडी तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भी अपॉइंट यही करेगी।
इसे ही ताकत दी गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जब कहा गया कि इंडिया में सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का होगा। इससे पहले गवर्नर बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के इंडिपेंडेंट से कहा गया कि अब गवर्नर जनरल जो बंगाल का होगा वो सेंट्रल अथॉरिटी होगा। दैट मीन्स द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर सबऑर्डिनेटेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बंगाल का बनाया गया, लेकिन टू अपॉइंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दिस पावर वाज गिवन टू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कि आप अपॉइंट करेंगे कि कौन ऑफिसर बनेगा बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि तुम्हारे इन्वेस्टर्स फॉर एग्जांपल 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, लेकिन जो बॉडी गवर्न कर रही है यानी जो कमेटी मेंबर्स है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, ठीक है, इन्वेस्टर्स तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बॉडी है इसके मेंबर्स एट ए पार्टिकुलर टाइम सिर्फ 24 ही होंगे, किसी भी सर्कमस्टांसेस में 24 से ज्यादा नहीं होंगे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से कहा गया कि आप क्या करेंगे, आप यहां से आगे जो भी इंडिया में इंग्लिश कंपनी के अफेयर्स हैं उसके सिविल, ठीक है, रेवेन्यू और मिलिट्री, ये सारे के सारे अकाउंट्स जो हैं ये आप टेबल करेंगे कहां पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। दैट मीन्स कि आप एनुअल रिपोर्ट रिवेन्यूज की, ठीक है, मिलिट्री की और साथ में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की पूरे साल भर की हर साल कहां पे लेकर के जाएंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। दैट मीन्स कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी रेगुलेट करेगा, जो कि बॉस थे इंग्लिश कंपनी के, ठीक है। तो इंग्लिश कंपनी को भी रेगुलेट किया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी रेगुलेट किया गया इस कानून के जरिए। इस कानून में जो कमी रह जाएगी वो आगे चल करके अमेंडिंग एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आएगा, उसमें देखने को मिलेगी। फिर से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आएगा। फिर नेक्स्ट आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1793 या जिसे आप रेगुलेटिंग एक्ट फिर से कह सकते हैं, नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1813, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड द लास्ट चार्टर एक्ट वाज फर्स्ट इन द ईयर 1853। इसके बाद में जब रिवोल्ट होगा इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होगा। चार्टर एक्ट क्या है या रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, ये रेगुलेट करने के लिए है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग इटसेल्फ सेज कि रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है। वाइल चार्टर क्या हो गया, चार्टर का मतलब हो गया कि लाइसेंस दे रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट कि आप कितने टाइम के लिए रूल करेंगे, कौन कौन सी चीजें आपके हाथ में रहेंगी, कमर्शियल पावर्स होंगी आपके हाथ में, पॉलिटिकल पावर्स होंगी आपके हाथ में, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगी आपके हाथ में। तो आगे चल करके टाइम के साथ में ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करेगा, कभी कभी इन पावर्स को आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश कंपनी से छीनता जाएगा। और किन कानून के जरिए कौन कौन सी पावर छीनी जाएगी, कहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइजेशन होगा, फिर कहां से एडमिनिस्ट्रेशन का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, वो बारी बारी से हर एक कानून के अंडर हम पढ़ते जाएंगे। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1774, जिसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो मैंने आपको बताए इस कानून में। लेकिन आपको याद ये रखना है कि इस कानून के जरिए आपको देखने को मिलेगा पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है बंगाल में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेटर तरीके से देने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स कि इससे पहले सेंट्रल अथॉरिटी इंडिया में नहीं थी, तो पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में सेंट्रल अथॉरिटी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि वो होगी, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को स्टिल अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट करने वाली पावर जो होगी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो लंदन में होंगे वही करेंगे। दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगी, इससे पहले कंपनी को एक ट्रेडिंग पावर के रूप में ही देखा जाता था, पहली बार उसके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को इंडिया में रिकॉग्नाइज किया गया। तीसरी चीज आपको देखने को मिलेगी कि कंपनी को पहली बार रेगुलेट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके बाद में इस कानून के फीचर्स की अगर हम बात करें तो पहला ऑफिसर वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है, जो कि इससे पहले गवर्नर था बंगाल का, इसे ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। तो अब ये क्या होगा, ये बंगाल और मद्रास के बंगाल, मद्रास और ये बॉम्बे के गवर्नर जो होंगे उनका बॉस होगा, यही पहली चीज ये आ गई। लेकिन इतना बड़ा प्रोविंस है, उसको किस तरह से डील करे, इस चीज के लिए इसको एक काउंसिल दी गई 4 मेंबर्स की। तो इस काउंसिल को कहा गया गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसका काम क्या है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करना और एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले प्रपोजल्स बनाए जाएंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रपोजल जब डिस्कस होंगे तो उस टाइम पे मेजॉरिटी वोट के आधार पर वो प्रपोजल पास किए जाएंगे। ऐसे में अगर डेडलॉक हो जाएगा तो गवर्नर जनरल भी अपना वोट डाल सकता है। इसके बाद में मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया पहली बार 1774 में। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट किस लिए, टू डिसाइड केसेस कंसर्न विद ब्रिटिश नेशनल्स, ब्रिटिश सिटीजन्स के ही केसेस डिसाइड करेगा, ठीक है। पहले चीफ जस्टिस जो हुए इस सुप्रीम कोर्ट के वो थे सर एलिजा एमपी, ठीक है। दैट मीन्स कि एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस आपको देखने को मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में। इसके बाद में मैंने आपको कहा कि ब्रिटिश कंपनी के जो भी सर्वेंट्स होंगे इंडिया में प्राइवेट ट्रेड्स नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स कि यहाँ से आगे वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए काम करेंगे, कंपनी जो उनको सैलरी देगी उसी से काम चलाएंगे। नो प्राइवेट ट्रेड दे कैन कैरी फॉरवर्ड आफ्टर दिस, ठीक है। दैट मीन्स कि अब उनके पर्सनल ट्रेड के ऊपर भी इंग्लिश कंपनी ने रोक लगा दी। दैट मीन्स प्रेजेंट्स और ब्राइब वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते नेटिव इंडियन से। इसके बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी कंट्रोल करना था, इसलिए कहा गया कि आपके नंबर्स जो होंगे 24 से ज़्यादा किसी भी सर्कमस्टांसेस में नहीं बढ़ सकते और आप इंडिया में
क्या करेंगे, जो भी कंपनी का सिविल, ठीक है, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स हैं, उनकी रिपोर्ट हर साल पार्लियामेंट में टेबल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई।